आपसे ज्यादा माशाल्लाह। मेरी तरफ से ही यार, क्यों परेशान हो? बाकी को कुछ चुप हो गए। भाई अपना यार, क्या हो गया? एक ही बात है, अगर मैंने कह भी दिया तो फिर क्या वो खिला नहीं सकता वो? नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, क्या हो गया हमारे अलावा? क्या हो? पेज नंबर 286 है, ये मानो ये मत भाईजान। ये सर कल वाला जो डिस्कस समझ आ गया था, एक उसी के एक वेरिएशन पढ़ने जरा यार। सोलह दफा ऑर्डर देना हमने, और मुझे मौका तो दें सर। हर ऑर्डर का सामान हमारे तक आते हुए 1 हफ्ता लग जाना। 16 ऑर्डर है, हर ऑर्डर का सामान हमारे तक आते हुए 1 हफ्ता लग जाना। इसका मतलब 16 दफा स्टॉक ने हमारे पास आना साल में। इसका मतलब 16 दफा ये खतरा रहेगा कि कहीं ज्यादा स्टॉक ना रखा हो या कहीं आउट ना हो जाए। ऑफ 1 वीक, एक हफ्ते के 16 लीड टाइम होंगे। 16 लीड टाइम होंगे एक हफ्ते। ये नहीं है, वैसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मेरा ख्याल यही लिखेंगे, देयर विल बी 16 लीड टाइम्स ऑफ 1 वीक ईच लिखें। ठीक, अंग्रेजी की लगा पता नहीं खिलाफ क्यों हमारा, उर्दू में तो ठीक है। अल्फा मोटर्स के नाम से कुछ सवाल देखे थे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए इकट्ठे हो गए। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे, एक नजर जरा अगले पेज पे। खान लिमिटेड देखें, खान लिमिटेड का डाटा में लीड टाइम जो था वो 1 मंथ प्रेडिक्टेबल था, लेकिन डिमांड में वेरिएशन एक्सपेक्टेड थी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसी था। अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें डिमांड कांस्टेंट है, लेकिन लीड टाइम में वेरिएशन। तो कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है, आए पढ़ के देखता रहा क्या है। Alpha Motors Private Limited uses a special gasket for its automobiles, which is purchased from a local manufacturer. The following information has been made available by the procurement department. क्या होता है? Annual requirement number of gaskets 1,62,000. Cost per gasket, ordering cost per order, carrying cost per, अब यहाँ units gasket के एंगल से शायद। The gaskets are used evenly throughout the year. इस अगली लाइन अंडरलाइन करना। The lead time for an order is normally 11 days, but it can take as much as 15 days. नॉर्मली का मतलब होता है आम हालात में। क्या ख्याल है, क्या ट्रांसलेशन बनेगी? आम तौर पे नॉर्मल सिचुएशन ये है कि 11 दिन लगेंगे, लेकिन गेम जा सकती है 15 दिनों तक। असल में अगर कभी हमें एवरेज ना बताइए फिर तो हम मिनिमम मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। लेकिन अगर कभी एवरेज बताई हो तो वो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करके आई हो। एवरेज का मतलब है आम तौर पर, आम हालात में। मसलन जरा पेज नंबर ढूंढे 464 264 सर। पेज नंबर 264 एक रॉबिन आया था इधर ही, उस अगला पेज 266 है, 266 है, 266 में रॉबिन देखें। रॉबिन में मैक्सिमम डिमांड बताएं, मिनिमम, एवरेज गिवन है ये, लेकिन ये सिंपल एवरेज नहीं है। अगर ये ना होता तो हम क्या करते? 200 प्लस 300 डिवाइड बाय 2 मेरा ख्याल 250 बनता है, लेकिन जरूरी एवरेज का मतलब है नॉर्मल, which can be different from the simple average.
लेकिन इधर ही देखें नीचे लीड टाइम का मैक्सिमम मिनिमम बताया हुआ था, एवरेज फिर हमने खुद निकाल लिया। तो एवरेज हम कब निकालेंगे जब बताया ना हो, और अगर बताया है तो जो वो कहेगा ऑन एवरेज वही है। अब वापस आए तो व्हाट इज द लीड टाइम इन नॉर्मल सिचुएशन। अब यहाँ ब्रैकेट में इसका एवरेज लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको हाईलाइट कर लें, मतलब नॉर्मल मींस एवरेज है अनलेस देयर इज अदर इंफॉर्मेशन। और कहां तक गेम जा सकती है 15 डेज। लेकिन देन वो कहता है डिलीवरी टाइम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस आर गिवन बिलो। 11 से लेकर 15 दिनों तक की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है। उसी तरह की गेम है, अगर हम 15 दिनों में जो स्टॉक यूज होना है वो सारा रख के ऑर्डर करें तो स्टॉक आउट का कोई खदशा रहेगा यार? 4% रह जाएगा, क्या हो गया? अगर मैं 4% रिस्क लेने को तैयार हूं तो फिर मैं कितने दिनों का स्टॉक रखूंगा? 14 दिनों का रखूंगा। अगर मैं 10% रिस्क लेने को तैयार हूं, अब 13 के सामने 10 देख के बता दिया, आपने हरगिज ऐसे नहीं बताया, आपने 4 और 6 जमा किए। और अगर मैं 20% रिस्क लेने को तैयार हूं, अगर मैं 20% रिस्क देने को तैयार हूं तो फिर जिस दिन 12 दिनों का स्टॉक रह जाएगा उस दिन हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर हम 100% रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर 15 दिनों का स्टॉक रखेंगे। और फर्ज करें मैं अगर 10 दिनों का स्टॉक रख रहा हूँ तो फिर मैं कह रहा हूँ देखी जाएगी, फिर 100% रिस्क है, क्योंकि 10 दिन तो लगने ही नहीं है, इंशाल्लाह 10 लगेंगे, बाकी ठीक है। ठीक है सर, तो अगर 10 दिन का रख रहा हूँ तो आई एम विलिंग टू टेक 100% रिस्क। मैंने अब ये नीचे छोटे छोटे सिनेरियोज बने हुए, पहले जरा एक की कंप्यूटेशन कर दें और ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दें, बल्कि सॉरी एक चीज और जरा साथ दें, अज्यूमिंग अंडरलाइन करें। अगर आपको डेज कभी अज्यूम करने पड़ जाए तो आप कितने दिन अज्यूम करेंगे? लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में कहे तो फिर आप 365 की जगह 360 ले लेंगे। अब ये वही है जो शायद थोड़ा सा परेशान भी था आप किसी दिन। एक महीने में ऑन एवरेज हम कितने दिन अज्यूम करते हैं? 30। और एक साल में कितने महीने? कैलकुलेटर पकड़ना, 30 × 12। ये सर जी सब इसलिए है ताकि आप लोग राउंडिंग से थोड़ा सा बच सके। अदरवाइज 365 डेज ही होते हैं, बल्कि लीप ईयर में 366 तक चले जाता है। एग्जामिनर आपको समटाइम्स राउंडिंग ऑफ के खदशे से बचाने के लिए ये 360 कह देता है, लेकिन इवन देन अगर राउंडिंग ऑफ हो जाए तो फिर करनी पड़नी। तो अगर वो कुछ ना कहे तो कितने दिन होते हैं साल में? नॉर्मल 365 की बेस पे वर्किंग करेंगे, लेकिन अगर वो बता दे तो फिर हम 360 डेज कर लेंगे। एक सेकंड जरा कल वाला डाटा ढूंढे जिसमें 48 वीक्स आए, पेज नंबर 281 पे। आम हालात में अगर आप काउंट करें ना तो तकरीबन 52 वीक्स, बल्कि 53 तक भी कभी कभी चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। लेकिन आप सोचो 48 अगर वीक्स का तो 48 वीक्स ले रहे हैं, वो ना कहता तो आप 52 लेते। सही है, याद रहेगा। लेकिन 52 × 7 एक दिन फिर रह जाए। अब ये है कि हम 52 पॉइंट समथिंग लेंगे, याद रहेगा बरल जी। अगर ना बताया तो बता देंगे वापस आके कितने दिन लेंगे, और अगर बता दे तो वर्किंग करते हैं जल्दी से, ईओ की निकाल दो। थोड़ा सा स्पीड अप होगा, छोटे छोटे काम सारे खत्म करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढे, कॉस्ट पर ऑर्डर, एनुअल डिमांड, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यही वो है, यही वो है, और यही वो भी है। मतलब किस में वेरिएशन नहीं बता रहा, डिमांड में नहीं बता रहा, सिर्फ लीड टाइम में। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम बताया 300। कैलकुलेटर उठा लें,
400 क्या आया, यूनिट्स आए ईओक्यू के। ईओक्यू किसे कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ऑर्डर साइज जिस पे हमारा खर्चा मिनिमम होगा। पहले तो सर जी छोड़ने से, देन ऑर्डर कॉस्ट बतानी थी। ऑर्डर कॉस्ट तक कैसे पहुंचते हैं, ऑर्डर साइज एनुअल डिमांड क्या है, डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं 27,000, 8,10,000, ठीक है। दो चीजें निकालनी थी। मेरी रिक्वायरमेंट में आ रहे शुरू करें। कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक कंप्यूट करें एंड रीऑर्डर लेवल इफ द कंपनी इज विलिंग टू टेक 20% risk of being stock out and 10% risk of being stock out of stock, sorry जी। इस तरह करें, पेज नंबर 263 पे जाएं, 263 264, उसको जरा एक दफा दोबारा एंड से लेके नेक्स्ट पेज तक रिवाइज करें। ये क्या कॉन्सेप्ट है सारा, रीऑर्डर लेवल एंड बफर स्टॉक से शुरू करें। पेज नंबर 263 का एंड है। जय भाई यूसुफ साहब साथ हो जाए जरा प्लीज। अगर मैनेजमेंट बिल्कुल ही स्टॉक आउट नहीं करवाना चाहती और सर्टेनिटीज हैं तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताएं, डिमांड इनटू लीड टाइम, यहां वर्ड्स मैक्सिमम की जरूरत ही नहीं, सर्टेनिटीज हैं। नेक्स्ट पेज पर है, अगर मैनेजमेंट स्टॉक आउट अवॉइड करना चाहती है, ये कहां लिखा हुआ, नहीं वहां नहीं लिखा हुआ, नहीं वहां नहीं लिखा, जो मैंने बोला वहां नहीं लिखा हुआ। असल में पिछले पेज वापस है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये दोनों के साथ है। मैनेजमेंट की पॉलिसी अगर क्या है एंटायरली और सर्टेनिटीज हैं तो फॉर्मूला वो है, और अगर अनसर्टेनिटीज हैं तो नेक्स्ट पेज पे है, फिर मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और इन दैट केस अगर अनसर्टेनिटीज हैं तो एवरेज से जितना ज्यादा रखेंगे तो वो सेफ्टी स्टॉक। अब ठीक है, तो कॉमन वर्डिंग्स कौन सी है इसमें, पेज नंबर 363 पे, मैनेजमेंट वांट्स टू अवॉइड स्टॉक आउट, और उसमें फिर दो सिचुएशन है। अब जरा यही खोल के रखें और बोर्ड पे एक मिनट देखें। तो कहते हैं सेफ्टी स्टॉक बताएं और रीऑर्डर लेवल बताएं अगर कंपनी विलिंग टू टेक रिस्क है। ये वो सिचुएशन नहीं है, वहां मैनेजमेंट क्या चाह रही है, स्टॉक आउट कोई ना हो, लेकिन अब हम रिस्क लेने को तैयार है, कितना कितना 20 और 10% रिस्क लेने को तैयार है। तो ये सिचुएशन जरा डिफरेंट है। वापस आ जाए क्वेश्चन में, और शायद मैंने भी थोड़ी देर पहले बात भी की है, टेबल पढ़ें। अगर मैनेजमेंट 20% रिस्क लेने को तैयार है, अगर मैनेजमेंट 20% रिस्क लेने को तैयार है तो बताएं जिस दिन कितने दिनों का स्टॉक रह जाए तो ऑर्डर कर देना चाहिए। 13 दिनों में स्टॉक आने का चांस 10% है, 14 दिनों में आने का 6% है, और 15 दिनों में आने का स्टॉक 4% है। अगर हम रिस्क लेने को तैयार हैं 20%, तो 12 दिनों का स्टॉक जब रह जाएगा तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। इट मींस 12 दिनों का स्टॉक हमारा री ऑर्डर लेवल बनेगा। यहां तक ठीक है? और सोच के बताएं, क्या 12 दिनों का स्टॉक रखने का मतलब है कि हम कुछ एवरेज से ज्यादा रख रहे हैं? एवरेज ढूंढे कहीं,
एवरेज कितना है? तो एक दिन का जो हम एक्स्ट्रा स्टॉक रखेंगे वो अब सेफ्टी स्टॉक। अगर मैं 15 दिनों का रख लूं तो आई एम नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क, और इन दैट केस 4 दिनों का स्टॉक सेफ्टी स्टॉक होगा। हाँ, इसका आंसर लिखो। सिनेरियो ए, सिनेरियो 1, बी में 1। रीऑर्डर लेवल एफ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैनेजमेंट is willing to take जी अहमद यूसुफ साहब, ज्यादा तबीयत खराब है? इफ मैनेजमेंट इज विलिंग टू टेक, ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल जाना तो कोई इशू नहीं है। इफ मैनेजमेंट इज विलिंग टू टेक 20% risk of stock out, then reorder level should be of 12 days. क्या मतलब रीऑर्डर लेवल शुड बी 12 days? तो आपको पता है इस डाटा के मुताबिक 12 दिनों का स्टॉक कितना है? पता है। एक साल की डिमांड पता है आपको? डेली डिमांड बना सकते हैं आप, कैलकुलेटर पकड़ें। 1,62,000 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू 450 मेरा ख्याल है, और मल्टीप्लाई बाय 12। कोई मसला नहीं सर, वो तो हो जाएगा, टेंशन ना लें आप वर्किंग करें सर। 450 आ गई डेली डिमांड और मल्टीप्लाई बाय 12, तो 5400। इन अदर वर्ड्स 12 दिनों के स्टॉक का मतलब है जब 5400 यूनिट्स हमारे पास रह जाएंगे हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। बात समझ आ गई? लिखते रहे। इन छोटे छोटे चीजों का ज्यादा सीरियस लें आप। बाकी ठीक है, बड़े बड़े टॉपिक्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये छोटे छोटे काम ज्यादा सीरियस है। देन एक दूसरा काम उसने पूछा इसी में, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक को फॉर्मूला बोलने की कोशिश करें, हेडिंग लिखे। नहीं, हेडिंग लिखे, नहीं फॉर्मूला ना लिखे, वैसे जरा वो सोच लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक की हेडिंग लिखे। सिंपल वर्ड्स में किससे ऊपर? एवरेज से ऊपर। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम वर्ड्स तब हैं जब स्टॉक आउट का खदशा इंटायरली खत्म करना हो। अब यहाँ वी आर विलिंग टू टेक 20% रिस्क है, तो क्या इस वक्त हमारा रीऑर्डर लेवल ये है? रीऑर्डर लेवल ये है सर, तो ये हम इस वक्त हमारा मैक्सिमम, हम इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। समझ आ रही मेरी बात? इस केस में 15 तक होता अगर हम एंटायरली पे होते, लेकिन यहाँ हमारा स्टॉक का लेवल है, रीऑर्डर लेवल है 450 इंटू 12 विच मीन्स 5400, और इसमें से लेस क्या हो जाएगा? एवरेज ढूंढे 11 डेज, तो डेली डिमांड इक्वल 11 4950। इन अदर वर्ड्स एक दिन का स्टॉक सेफ्टी स्टॉक, तो डेफिनेटली वहां से वर्किंग हो सकती है,
लेकिन वही फार्मूला शायद अप्लाई हो जाएगा। स्टॉक ऑफ 1 डे इज सेफ्टी स्टॉक। ये समझ आ रहा है प्लीज? मैक्सिमम तक क्यों नहीं जा रहा यार? तो वहां तो वर्ड मैक्सिमम, वहां मैक्सिमम वर्ड है, वहां क्यों है? वहां स्टॉक आउट इंटायरली खत्म करना है। यहाँ कितने परसेंट स्टॉक आउट हो जाए तो इंशाल्लाह देखी जाएगी। 20%, 20% रेट्स देखा जाए। चलिए अब इसको काइंडली एज इट इज आप खुद से रिपीट करना जरा। इफ द मैनेजमेंट इज विलिंग टू टेक 10% रिस्क। सॉरी, रीऑर्डर लेवल शुड बी, आप बताएंगे 11 यार, 13 यार। एक और एंगल से फाइनल करना जरा, ये 13 डेज का स्टॉक रखने से रिस्क कितना कवर होगा? 90% होगा। और आंसर आएगा 5850 एंड लेस। ये क्या लेस हो रहा है? एवरेज। अब कितने दिनों का, वैसे लॉजिकली सोचे कितने दिनों का स्टॉक सेफ्टी है? 2 दिनों का। 2 दिनों का स्टॉक का मतलब 900 यूनिट, क्योंकि एक दिन की डिमांड है 450। तो स्टॉक ऑफ 2 days is in fact safety stock in this case. I hope क्लियर होगी बात यार। इधर आ जाओ, पेज नंबर 277। ये इसमें साथ है। जी पेज के स्टार्ट से शुरू हो जाए 277। अभी ग्राफ्स वगैरह बनाए आप लोगों? अगर नहीं बनाए तो फिर तो कंपलसरी बनाने पड़ने हैं यार। फर्स्ट लाइन से पढ़े सर। द ऑप्टिमम लेवल मस्ट बी डिटरमिन्ड एट अ स्टॉक लेवल। ईओक्यू की बात होने लगी दोबारा। The optimum level must be determined at a level where the total relevant cost is minimized. EOQ के डिसीजन में टोटल रेलिवेंट कॉस्ट है कौन कौन सी? पेज 260 पर है। इन्वेंट्री से एसोसिएटेड 4 खर्चे हैं कौन से? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज। पेज नंबर 262 पे है। पेज नंबर 262 पे जब EOQ की assumptions पढ़ी तो बल्क परचेज डिस्काउंट ना होने की वजह से परचेज कॉस्ट इरेलीवेंट हो गई। नंबर 2 देखें, लीड टाइम कांस्टेंट और नोन होने की वजह से शॉर्टेज कॉस्ट इरेलीवेंट हो गई। दोबारा 260 पे रहे। इसका मतलब कौन सी 2 कॉस्ट बस रेलिवेंट रहेंगी? दी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। हाँ, अगर बल्क डिस्काउंट आ जाए फिर वो भी रेलिवेंट हो जाती है परचेज कॉस्ट में। और अगर अनसर्टेनिटीज आ जाए
तो फिर शॉर्टेज कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, कल वाली बातें हमने शुरू कर दी। लेकिन बाय डिफॉल्ट इन ईओक्यू क्या क्या रेलेवेंट है बस, और देन पे नंबर 262 पे दोबारा 1 मिनट आके फिर आ गए। ईओक्यू लेवल पे फिर दो चीजें फाइनल रखने हैं में, जो नीचे 2 पॉइंट्स लिखे हुए, एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट सेम होगी और इनका सम मिनिमम बता रहे हैं। The optimum level must be determined at a level, page number 277, where the total relevant cost is minimized. This optimum level is called as economic order quantity. The EOQ can be determined using the following methods. अब हमने तो एक तरीका पढ़ा हुआ है, कौन सा? EOQ का फॉर्मूला, लेकिन टोटल 3 लिखे हुए, ऐसे डरिएगा नहीं। बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला ही यूज होना है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका भी होना चाहिए। टेबुलर अप्रोच भी है, ग्राफिकल अप्रोच भी है, और ईओक्यू का फॉर्मूला भी है। इन अदर वर्ड्स ईओक्यू फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से? टेबल भी है, ग्राफ भी है, फॉर्मूला भी है। हमने अभी तक कौन सा तरीका पढ़ा है? आज अगले बाकी जो दो हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। नीचे के एग्जांपल को बेस बना, सिंपल सेट दैट कंपनी यूजेस 40,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम 6786 each year। स्टॉक आउट आइटम का नंबर है। The item has a purchase cost of 10 rupees per unit. The cost of placing an order for resupply is rupees 2. The annual holding cost for 1 unit of the item is 10% of the purchase cost. If it would be required to calculate the economic order quantity for item 6787 to the nearest rupee using, अब तीनों मेथड से कह रहा है, हम इसको जरा टेबल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। टेबल फॉर्म का बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने यकीनन सुना होगा कि एक्सेल एक चीज होती है, एमएस ऑफिस, एक्सेल की एक शीट होती है, उसमें कितने कॉलम होते हैं, जितने हो सके हो जाते हैं, ठीक ठाक ही हो जाते हैं, और कितनी रोज होती हैं, ठीक ठाक ही होती है, गुजारा हो जाए। इसका कॉन्सेप्ट ये, एक तो देखिए सिंपल ये कि फॉर्मूला लगाएं और ये क्यों निकाल दें, लेकिन एक तरीका ये भी है कि एक्सेल की शीट ज़हन में लाएं। अब जरा डेटा साथ रखें, 40,000 यूनिट्स की डिमांड है, साल में कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 40,000। तो अब इसको मंगवाना है। एक तरीका क्या हो सकता है, 40,000 यूनिट्स का एक दफा ऑर्डर दे दें। ऑर्डर साइज कितना होगा? एक, और सॉरी ऑर्डर साइज 40,000, एक ऑर्डर होगा। ईओक्यू क्या बताता है? ऑर्डर साइज ही बताता है ना, ऑर्डर साइज ही बताता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक एक करके ऑर्डर दें, एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, कितने ऑर्डर? तो अब ये पॉसिबिलिटीज कहां से कहां तक हो सकती हैं? एक से लेके 40,000 तक। इट मींस पहले कॉलम में लिख लें एक ऑर्डर साइज, एक यूनिट, 2, 3, 4, 5, उसके बाद बाकी को फिर मेरा ख्याल माउस पकड़ के, माउस का क्लिक पकड़ के उसे आगे करते हैं, कहां तक ले जाए? 40,000 तक। तो ये फर्स्ट लाइन में क्या लिख लिया हमने? ऑर्डर साइजेस। जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन। फिर आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप, हमने पहुंचना असल में कहा है, नहीं 40,000 तक पहुंच गए। अब हमने देखना ये है कि एक यूनिट अगर ऑर्डर साइज होगा तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, उसका टोटल कर लेंगे, उसी को प्रोजेक्ट कर देंगे आगे सारे। इनमें ईओक्यू कौन सा होगा? जहां ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल सेम हो गया और सम मिनिमम हो गया, वो ईओक्यू हो जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ 40,000 कॉलम बने हुए हैं, ऑर्डर साइज लिख लें 1 2 3 4 5 रैंडम। अगली लाइन में क्या करें, उसके लिए अब नीचे आपके पास वर्किंग भी है, उसको बेस बना, नीचे एक टेबल बना हुआ है, टेबल पर। अब टेबल में सबसे पहले आपको क्या लिखा नजर आ रहा है? ऑर्डर क्वांटिटी। क्या ऑर्डर क्वांटिटी मींस ऑर्डर साइज? ऑर्डर क्वांटिटी मींस ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज है। लेकिन अब आप गौर करें तो पहला एक तो लिखा नहीं हुआ, 2 तो लिखा नहीं हुआ, 3 तो लिखा नहीं हुआ,
वो इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमारा सभा छोटा है। तो कुछ रैंडमली कुछ फिगर्स आपके सामने हैं उस 40,000 कॉलम में से। आखिरी देखें, आप कहेंगे 10,000 तक रुक गए। असूलन ये गेम कहाँ तक गई है? 40,000 तक, लेकिन आपके सामने कुछ सिलेक्शन ऑफ द कॉलम्स ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 नहीं, 800 के बाद एक बड़ी सी जंप लगाई गई है 10,000। चंद कॉलम्स का आपको आइडिया देना। ये क्या लिख लिया हमने? ऑर्डर साइज। लेट्स अज्यूम ये ऑर्डर साइज हो। अगली सारी वर्किंग्स उसी डाटा से होनी है और काइंडली वो आपने मुझे समझानी है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है? तो आपने 100 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 50 हो गया। समझ आ गया कैसे है? आखिरी कॉलम बताएं, 10,000 डिवाइड बाय 2 हो गया तो 5,000 हो गया। एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अगले कॉलम में कैलकुलेशन हुई भी है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर्स कैसे आते हैं? एनुअल डिमांड ऊपर ढूंढे कितनी है? ऊपर ढूंढे 40,000, और अगर 100 यूनिट्स का ऑर्डर साइज होगा तो इसका मतलब 400 ऑर्डर्स होंगे। जरा चेक करें जरा, सही है? 4,000 40,400 कैसे आई? 40,000 डिवाइड बाय 100। अगले कॉलम में बताएं 200 कैसे आया? 40,000 डिवाइड बाय 200। बात समझ आ रही है? लास्ट कॉलम बताएं 4 कैसे आया? 40,000 डिवाइड बाय 10,000। 4 तो आंसर आया है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। अगली लाइन में एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आती कैसे? एवरेज इन्वेंट्री इनटू, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री भी कैसे आती है? नहीं हो, ऑर्डर साइज 100 था, डिवाइड बाय 2 हुआ तो 50, मल्टीप्लाई बाय ऊपर डाटा में देखें व्हाट इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ व्हाट? परचेज कॉस्ट ढूंढे। 10 रुपए सिंपल वर्किंग है। 1 रुपया पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट बन गई। 1 रुपया पर यूनिट पर एनम। नीचे आए, व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? 50 इंटू 1। ये छोटी सी वर्किंग लिखना जरा होल्डिंग कॉस्ट के सामने। 50 इंटू 1, 50 क्या है? 50 क्या है? 50 क्या है? एवरेज इन्वेंट्री कैसे आई हुई है? 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 50 रुपए। अगला करवाएं, फिगर्स बोलनी 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, इन अदर वर्ड्स 100 मल्टीप्लाई बाय 1। आखिरी कॉलम करवाएं 10,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, and in other words 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या बन रहा है? एक्सटेंड हो जा रहा है। एक फॉर्मूला लगा, बाकी सब में अगला कॉलम एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती? ऑर्डर्स बताएं। पहले कॉलम में ऑर्डर, ना ऑर्डर्स 400 ऑर्डर ऊपर ढूंढे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। 2 कहाँ है? 400 इंटू 2, 400 क्या है? 400 ढूंढे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जरा 2, 800 रुपया क्या बना? ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरा कॉलम करवाएं 200 मल्टीप्लाई बाय 2। लास्ट कॉलम करवाएं ना लास्ट कॉलम ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 रुपए। 8 रुपए ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर भी तो 4 है। पहले कितने ऑर्डर? 400 ऑर्डर, 4 ऑर्डर। जब ये हो गया तो एक लास्ट को टोटल कर लेंगे। टोटल एलिमेंट कॉस्ट 850 कैसे बनी बोलना है? फिगर 50 जमा 800। अगला बोलना है 100 जमा 400। आखिरी बोलना है टोटल हो गया। जब ये हो जाएगा, ये सब कुछ कहाँ हो जाएगा? एक्सेल शीट में हो जाएगा। उसमें से हम किसको सिलेक्ट कर लेंगे? सबसे पहले जिनका दोनों का आंसर सेम है। किसका कहाँ सेम है? 400 के ऑर्डर साइज पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, आगे भी देख लें, पीछे भी देख लें, इनका सम मिनिमम। तो टेबल बना के भी EOQ निकाला,
जा सकता है। तो अगर आपको कोई कुछ ऑर्डर साइजेस बताए हों और उनसे आपसे कहा जाए कि इनमें से बताएं EOQ कौन सा है, तो देन आप ये वर्किंग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आपने पहुंचना क्या है, ये सारा ऊपर से जो टेबल बनना शुरू हुआ, ये पहुंचना कहाँ था, नहीं EOQ तक कैसे पहुंचना था। आपको एनुअल होल्डिंग कॉस्ट चाहिए थी और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए थी और इनका सम सेम होना चाहिए था और इनका आंसर सेम होना चाहिए था और सम मिनिमम होना चाहिए। तो जब भी कभी दोबारा इस पेज पे हैं तो 1 मिनट रुक के इसे रिवाइज करना जरूरी होगा। नेक्स्ट आ रही ग्राफ, नहीं ग्राफ नेक्स्ट आने का मतलब है रजिस्टर, सफा यही है। यकीनन ग्राफ बनाया जाता है ग्राफ पेपर पे, लेकिन हमें आइडिया चाहिए, देयरफॉर वो बन जाएगा रजिस्टर पे। लेकिन आपका ग्राफ मेरे ग्राफ से इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपके पास जो पेज है वो लाइन वाले भी हैं और नंबर 2 आपके पास कोई ना कोई एक सीधी चीज भी है जिससे लाइन लग जाएगी, और वो सबसे सीधी चीज बॉल पॉइंट नहीं है, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कोई कॉलेज कार्ड आपकी जेब में हो, कॉलेज कार्ड या शादी कार्ड टाइप, अगर वो हो जाए तो सबसे बेस्ट है, उससे सीधा काम कोई भी नहीं। ये कैलकुलेटर भी इतना सीधा नहीं है, तो हमें बिल्कुल इंतहाई से सीधा काम करना। हाँ जी, का स्केल है तो छा गए आप, स्केल से सीधा क्या होगा, लेकिन अगर स्केल नहीं भी है तो स्केल नुमा कोई चीज है। बस अब हम सीरियस होने लगे हैं, और अगर आपने इस चीज को उतना ही सीरियस लिया जितना आप वेरिएंसेस के फार्मूलों को लेते हैं, तो इसका चांस ज्यादा है कि ये समझ आ जाएगा, उसका फिर भी अल्लाह ही मानेगा, और कोई पता नहीं है, एग्जामिनर ढूंढता है बच्चों ने छोड़ा गया। ठीक है सर, तो आए जरा कुछ ग्राफ रिवाइज करना, अभी ना बनाइएगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, बनाएंगे आप ही, रुक जाए रुक जाए रुक जाए जहां भी है। इसमें सर ये एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है मेरा ख्याल है वाई एक्सेस, एक इसमें ओरिजिन होता है ये 0, ऐसे ही। देन फिर इसमें आप ऑर्डर साइज को एक्स एक्सिस पे रख लें और रुपीस को वाई एक्सिस पे रख लें। डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल उन साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर साइज एंड रुपीस, देन इसमें एक स्केल डिफाइन होता है सॉर्ट ऑफ। स्केल से मेरी मुराद ये है 277 पेज पे आता है, ऑर्डर साइजेस वाली नहीं, इसी पेज पे 277 वही पेज है, 277 जिस पेज पे आप हैं, ना आगे है ना पीछे है, वो 277 ही है। इसकी फर्स्ट रो में है, हमारे ऑर्डर है 100, 200, 300, ये ऑर्डर साइजेस हैं, इनको प्लॉट करना हमने, तो 100 हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है ये जितनी स्पेस मैंने 100 के लिए रखी है, इतनी ही स्पेस मैंने अगले 100 के लिए भी रखनी है, विच मीन्स 200। अब मुझे 100 के एंगल से स्पेस रखनी है, लेकिन अगली ये स्पेस 100 के लिए जब मैं रखूंगा तो टोटल 200 होता है, अगली स्पेस 500 हो जाएगी, 300 ही होगी, इसमें कोई साइंस नहीं है, फिर 400 ही होगी, बोलते जाए आगे, 500, 600, 700, तो डाटा ही नहीं है, तो अगली स्पेस 800 हो गई, ये 700 ही रहेगी, 800 हो गई, आगे 1000 हो गया। एक दो छोटी छोटी बातें तो सही फाइनल कर लीजिएगा मेरे साथ। अगला इतनी, अब अगली इतनी स्पेस ना करें प्लीज, अगली इतनी ही स्पेस अगर मैंने 800 के बाद दोबारा छोड़ी तो वो 900 ही लिखा जाएगा। इन अदर वर्ड्स हमारा शायद ये ग्राफ अगर हम 100 के लिए स्पेस रखेंगे तो शायद 10,000 को कवर करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ ये मैं कह सकता हूँ, दोबारा देखें कि 100 की जगह 1000 लिख दो, फिर अगला क्या लिखूं, 2000, 3000, लेकिन मुझे फिर 100 ढूंढना पड़ेगा 1000 के अंदर, वो भी ग्राफ पूरा हो तो शायद ढूंढ लें, हम खुद फंस जाएंगे। क्या मैं 10,000 की पहली जगह भी रख सकता हूँ, 100 जहां में लिखा हुआ 10,000 लिखूं, आगे क्या लिखूंगा 2000, तो जितने के लिए एक स्पेस, सॉरी 20,000, 30,000, जितने के लिए एक स्पेस रखनी मैंने,
फिर वो उतने ही के लिए कंटिन्यू रहेगी। लेकिन क्योंकि हमारा जो मेजर डाटा है, जरा देखें दोबारा, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक है, इसलिए मैंने 100 का गैप रख लिया और शायद हमें 10,000 तक जाने की जरूरत भी नहीं है। देन उसके बाद आ रहे हैं जरा वाई एक्सिस मीन्स रुपीस की तरफ। अपने इस टेबल को देख के बताएं किसके रुपीस दिए हुए। ऑर्डर क्वांटिटी रुपीस है, ऑर्डर क्वांटिटी रुपीस है, एवरेज इन्वेंट्री रुपीस है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स रुपीस है। कहां से ऑर्डर, कहां से रुपीस शुरू हो रहे हैं? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल एडमिट कॉस्ट है। आखिरी 3 कॉलम जो है ये रुपीस है। इन रुपीस को देख के जरा मुझे आपने बताना है मिनिमम रुपए कितने। नहीं यार 8, और मैक्सिमम रुपीस कहां तक जा रहे हैं? 5,008। लेकिन हमारा ये ग्राफ क्योंकि 10,000 को कवर कर ही नहीं सकेगा, इसलिए आखिरी कॉलम छोड़ के वैसे बता दें मिनिमम कितना है 50, मैक्सिमम सोच के 850। मैंने मिनिमम कहां से शुरू करना है 50 और मैक्सिमम कहां तक जाना है 850। अब बोर्ड पे देखा, क्या मैं 50 रख सकता हूं रुपीस के एंगल से? क्या आप 50 के बाद बता सकते हैं क्या रखूं? 100 आगे बताते जाएं। लेकिन इस तरह अगर हम करेंगे तो 850 का मतलब है हमें तकरीबन 17 बनाने पड़ेंगे, तो शायद जरा ज्यादा हो जाएगा। क्या बनाना वैसे गलत हो जाएगा? बना सकते हैं, लेकिन 200 बनाएंगे तो बड़ा स्क्वीज हो जाएगा, थोड़ा स्क्वीज सही हो जाएगा, ये 4 लाइनों में खत्म हो जाएगा। तो शायद टू बी ऑन सेफ साइड 100 ठीक रहेगा। ये समझ आया किसी को मैं कैसे सोच रहा हूं? 50 गलत है, 200 गलत है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर 200 रखूंगा तो अगला 400 होगा, 600 होगा, 800 होगा, गलत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी जगह में गेम खत्म हो जाएगी, तो रीजनेबली लेंथ भी हो जाए और बहुत ज्यादा स्पेस भी ना हो जाए, बस ये कर रहा हूँ। तो 100 मैंने फाइनली क्यों सिलेक्ट किया, लेकिन जो 50 आएगा 50 वो फिर 100 में कैसे लिखूंगा मैं? वो उसके हाफ में लिखूंगा। अगर कोई 60 आ गया तो इंशाल्लाह थोड़ी सी कोशिश करके ऊपर दरमियान से ऊपर चला जाऊंगा, तो इंशाल्लाह कोशिश जारी रखूंगा। बनाइए आप पूरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया? अहमद यूसुफ साहब ना करें, हाथ से अगर लग भी जाता है तो प्लीज काइंडली कोई ना कोई सीधी चीज ढूंढें। तो 20 सवाल से हैं यार, डाटा पेज नंबर 277 पे। मतलब इसका ये है कि जितनी जगह जितने के लिए आप छोड़ रहे हैं उतनी ही जगह ही अगलों के लिए भी होगी, उतनी ही जगह अगले 100 के लिए भी होगी। अगर 50 छोड़ी तो अगली उतनी ही जगह अगले 50 के लिए भी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मिल गया हमें यूसुफ साहब, 277 पेज पे जो डाटा है उसी को यूज किया जा रहा है। कुछ ना कुछ गिरी ही जा रहा है। अब आपने मुझे यहाँ से 3 लाइनें लगा के दिखानी है। एक से आप मेरे से सुन लें, एवरी अदर थिंग आपको पता है।
छठे से सबसे पहले मुझे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की लाइन आपने लगवानी है रो पढ़ के। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का डाटा पढ़ना है। मेरे वर्ड सुने गौर से। जब ऑर्डर साइज 100 यूनिट्स था तो होल्डिंग कॉस्ट कितने रुपए है? बोर्ड पे देखें। तकरीबन मैंने मिड ऑफ 100 में ये डॉट लगाने की कोशिश की है। जब 100 यूनिट्स का ऑर्डर होगा तो 50 रुपए खर्चा है। एक और लगवा दूंगा। जब 200 यूनिट्स का ऑर्डर साइज होगा तो होल्डिंग कॉस्ट 100 रुपया होगी। सबको समझ आ गया डॉट कैसे लगा रहा हूँ? और इन डॉट्स को मेरा ख्याल है सर्कल लगाते थे। नहीं डॉट देख मतलब थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। बनाए इसी स्पीड से घर से निकले थे। कोई नहीं, इतना टाइम तो लगना ही था अगर आप टाइम पे निकले होंगे और साथ वाले हॉस्टल से निकले होंगे तो जिस स्पीड से आप आ रहे हैं इतना टाइम तो बनता है। जी सॉरी रिपीट क्या? 200 ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स ऑर्डर साइज तो 100 रुपए होल्डिंग कॉस्ट। ये सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट हो रही है, फिर अलग लगेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग, टोटल एलिमेंट कॉस्ट अलग। होल्डिंग कॉस्ट की लाइन पूरी करना, होल्डिंग कॉस्ट के डॉट्स पूरे करना। 300 ऑर्डर साइज था तो 150, 200, 250, 300, 350, 350 है ही नहीं, 400। यू स्केल, इन डॉट्स को आपस में मिला दें। एक स्ट्रेट लाइन हो रही होगी ओरिजिन से स्टार्ट। इन डॉट्स को आपस में मिला दें और इस लाइन का नाम हो गया होल्डिंग कॉस्ट लाइन। ये होल्डिंग कॉस्ट लाइन आपको क्या बता रही है? हाँ जी, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है होल्डिंग कॉस्ट साथ साथ बढ़ती जा रही है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ती जा रही है। प्रोपोर्शनेट बढ़ती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जीरो से शुरू हो रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। डन प्लीज। अगली लाइन स्टार्ट करने लगा हूँ, रेडी होने में। ठीक है, जैसी लगी है अल्लाह मालिक है। सेकंड लास्ट लाइन में आया जरा, कौन सी कॉस्ट आ गई? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का पहला डॉट लगवाएं। अगर 100 ना ना इस तरह नहीं, अगर 100 यूनिट्स का ऑर्डर साइज था तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 800, गेम ऑन हो गई है 800 ऊपर। एक और लगवाना है, अगर 200 यूनिट्स का ऑर्डर साइज है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 कम होना शुरू हो गई है। लगाएं डॉट्स। टू 66 सही तरह ढूंढने की कोशिश करनी है, एक बेस्ट एफर्ट। नहीं मिड से थोड़ा सा ऊपर है यार, डेफिनेटली। देखिए आइडियली तो स्केल होना चाहिए, सॉरी ग्राफ होना चाहिए उसमें, लेकिन उसमें भी एक बेस्ट एफर्ट ही हो सकती है। फिर अगर आपको बचपन याद है तो मेरे ख्याल ये भी होता था कि मैक्सिमम पेंसिल को बारीक करना है ताकि डॉट खतरनाक हद तक बारीक है। तो जैसे एक अप्रोक्सीमेशन 200, 500 पे 160 ढूंढने की एक अच्छी सी कोशिश करें। 600 पे 134,
700 पे कुछ नहीं, 800 पे 100, इन डॉट्स को मिला दें, लाइन का नाम भी रखिएगा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अप्रोक्सीमेटली ठीक है मेरा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी लगी लाइन? देन सर ये लाइंस हैं दोनों आपस में, ये 400 यूनिट्स के ऑर्डर साइज पे इंटरसेक्ट हुई हैं। तो अगर आप ग्राफ से ये क्यों निकालना चाहें तो द पॉइंट वेयर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट लाइन intersects with the annual holding cost line represents EOQ। कौन सी लाइन किससे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? द पॉइंट वेयर, एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखो। Annual holding cost line intersects with annual ordering cost line represents EOQ। तो अगर आपको कोई रैंडम सा डाटा दिया हो तो उसमें से आप क्या पिक करके अगर ग्राफिकली बनाना हो तो क्या कर लेंगे? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट को ढूंढ के एक ग्राफ में प्रेजेंट कर लेंगे और इंशाल्लाह जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे वो ईओ की रिप्रेजेंटेशन होगी। क्या टेबल से ईओ की और आएगा, ग्राफ से और आएगा और फॉर्मूले से और आएगा? ऐसी बात नहीं, एक ही आएगा। लेकिन देयर आर 3 वेज। नॉर्मल वे कौन सा है? फार्मूला, लेकिन अदरवाइज भी थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। अल्लाह करे ना पूछे, किताब में मौजूद है। एक लाइन और लगा लें, वैसे उसकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन जरा थोड़ी सी मेरे ख्याल फाइनल प्रैक्टिस हो रहेगी। टोटल रेलिवेंट कॉस्ट की लाइन मेरे पहले लिखवा दें। पहली लाइन, पहला डॉट 850, टोटल कह रहा हूँ, टोटल कह रहा हूँ, लास्ट लाइन, लास्ट रो 850 है। 100 पे 850, कब बाकी करें शुरू। 200 पे 500, 300 पे 416 तकरीबन, 400 पे 400 नहीं, 400 पे 400 टोटल कॉस्ट। 500 पे, ये तो दोबारा ऊपर जाना शुरू होगी लाइन। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? किस लेवल तक कॉस्ट नहीं जाएगी फिर ऊपर चलेगी? 600 पे 434, 700 पे है ही नहीं, 800 पे 500, जी मिनिमम खर्चा किधर है? ईओक्यू पे, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। जी पेज नंबर 279 का।
EOQ फॉर्मूला पता है किसी को? फॉर्मूला बताएं। इस फार्मूले की एक डेरिवेशन आ रही है, डेरिव बगैर सुनिएगा, फॉर्मूला ड्राइव होने लगा। EOQ can be identified using a formula. As of now, we have understood. Page number 279. As of now, we have understood the relationship of holding cost, ordering cost, and order quantity. ठीक है? We have also understood that total element cost is the sum of holding cost and ordering cost. Understood हो चुका है? अब नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको तो हाईलाइट कर रहे हैं। Total relevant cost is equal to annual holding cost plus annual ordering cost. सही कह रहा? सही कह रहे सर? अगर एक मिनट बोर्ड पे देखना, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन? लेकिन अब जरा अपना जहन पहले अप्लाई कर लें। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आती कैसे? नहीं 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 नहीं, मतलब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर आपने निकालनी हो, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करते हैं? ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज के लिए अगर मैं कहूं कि क्यू रख लें, आई होप कि कोई बहस वाली बात नहीं है। डिवाइड बाय 2 क्यों किया मैंने? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को मैंने HC कह दिया। ये मैंने किसको एक्सप्लेन कर दिया? AHC एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल डिमांड को A रख लेते हैं, डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय ऑर्डर साइज को मैंने क्यू ही क्यों रखा है? क्यू ही है, क्यू ही है, वो भी क्यू ही है, ये भी क्यू ही है, वो भी ऑर्डर साइज है, ये भी ऑर्डर साइज है, और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर OC। दादा सर अपने हाथ से जरा स्टोरी बना, राइट साइड पे जगह नहीं, उधर बना ला पेज के साथ। जी इकट्ठे। देन सर उसके बाद फिर एक मैथमेटिक्स में टेक्निक होती है, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बारे में इंशाल्लाह मैं डिस्कस एक क्वेश्चन में करूंगा, और इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा कि वो क्या होती है। आपने जरा ताज़ा पढ़ी हुई है, मेरे से ताज़ा। तो यहाँ बस इस तरह कर ले फिलहाल। अब फार्मूला में लाएंगे EOQ का। EOQ इज इक्वल टू, Q जो यहाँ है ये ऑर्डर साइज है, और मैं अगर EOQ की बात कर रहा हूँ तो Q मींस EOQ। ये Q इसी में से आ गया। ये कैसे आ गया? डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, वो फिर इंशाल्लाह भी बहस करता हूँ मैं। फाइनली एक लास्ट है फिर ये है, इसमें फिर एक 2 आता है, वो यही डिवाइड बाय 2 वाला है। फिर इसमें क्या आता है? कॉस्ट पर ऑर्डर आता है, वो भी इसमें है। फिर इसमें A आता है, वो क्या है? वो क्या है? और HC है। तो Q कॉमन आ गया है, या Q कह लें बाहर आ गया दोनों। 2 भी यहीं से आया है, HC भी यहीं से आया है,
ए भी यहीं से आया है और ओ सी भी यहीं से आया। तो फिलहाल आप इस तरह से बस लिख लें बाय डिफरेंशिएशन और नीचे फॉर्मूला लिख लें। बाकी फिर इसका एक एग्जैक्टली किस तरह से बनी वो स्टोरी फिर अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो बाय डिफरेंशिएशन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। तो अगर आपसे फार्मूले की डेरिवेशन पूछी जाए, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ यू क्यू, तो ये 3 स्टेप्स क्या ज़हन में आएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? टोटल एलिमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन उनको एब्रिविएशंस में बस लिखा, उनका जो आंसर होता है उसे एब्रिविएशंस में लिख के ये बाय डिफरेंशिएशन लिख के हमने फार्मूला। ठीक है जी, याद रहेगा। आज फिलहाल आज ग्राफ्स की अगर बात हो रही है तो एक जगह ग्राफ और भी थे यार, पेज नंबर 11 पे है। ब्रेक इवन का फार्मूला पता है किसी को? सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, तो वो ब्रेक इवन ग्राफ से भी आ जाता है। पेज नंबर 11 पे अरे अगर बात हो रही है तो खत्म कर लेना टाइम, बाकी तो बाद में देखते हैं। पेज नंबर 11 12 पे आंसर है यार, 11 पे डाटा 11। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए ना 12 पेज नंबर 11 पे। 11 क्या करना पड़ेगा? ब्रेक इवन चार्ट मींस ब्रेक इवन ग्राफ मिला नहीं? हेडिंग के साथ लिखना है ब्रेक इवन चार्ट मींस ब्रेक इवन ग्राफ्स। पहले एक डेटा लिखा जरा, उसको रिवाइज कर लेना जरा। ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट, ब्रेक इवन ऐसे किस पॉइंट को कहते हैं? तो एक टेबल पढ़े जरा, कुछ अज्यूम डेटा इंफॉर्मेशन लिखी हुई आपके पास। नंबर ऑफ यूनिट्स 0 से लेके आगे चल रहे हैं। पहले हेडिंग्स पढ़ने पर। नेक्स्ट कॉलम, सेल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस। अब रोज में पढ़ना है मेरे साथ, 0 यूनिट्स की रो में पढ़े। सेल 0 क्यों है? सेल 0 क्यों है? 0 मल्टीप्लाई 4। वेरिएबल कॉस्ट भी 0। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं किसे? तो यूनिट्स के साथ वेरी करेगी, तो अगर यूनिट ही कोई नहीं, फिक्स कॉस्ट का टोटल भी 0 ही होगा। फिक्स कॉस्ट का टोटल वही होगा। अज्यूम्ड है सपोज 16 लाख फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट भी 16 लाख क्यों है? टोटल कॉस्ट किस किस का सम होती है? अब ब्रेन में अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रखनी है आपने। अगर सेल नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग से, वेरिएबल कॉस्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं, तो फिक्स कॉस्ट ही लॉस बन जाएगी। तो 16 लाख लॉस इस लेवल पे है क्योंकि टोटल खर्चा 16 लाख है और सेल है। डन है सर? एक लाइन में साथ और कैलकुलेटर पकड़ो। लेट्स अज्यूम 2.5 लाख यूनिट सेल हुए। 2.5 लाख यूनिट्स की सेल बन गई, मल्टीप्लाइड बाय 4 करके 10 लाख। 2.5 लाख यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट बन गई, मल्टीप्लाइड बाय 2.4 करके 6 लाख। यहां मैं एक एक्स्ट्रा चीज पूछने लगा हूं, 10 लाख में से अगर 6 लाख लेस करें तो 4 लाख कंट्रीब्यूशन बन गई, लिखी नहीं हुई। फिक्स कॉस्ट का टोटल वही रहेगा, 16 लाख फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट उसने 42 लाख कैसे बनाई, सॉरी 22 लाख कैसे बनाई? 6 लाख जमा 16 लाख। टोटल सेल ढूंढे कितनी है? 10 लाख, 1 मिलियन। टोटल कॉस्ट कितनी है? 22 लाख। लॉस कितना है? 12 लाख। कंट्रीब्यूशन कितनी थी इस लेवल पे? 4 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 16 लाख। लॉस कितना है? 12 लाख। ठीक है सर? एक लाइन और मेरे साथ, 5 लाख यूनिट्स अगर सेल किए, मल्टीप्लाई 4, 20 लाख हो गया। 5 लाख इंटू 2.4, 12 लाख हो गया। कंट्रीब्यूशन बताएं।
8 लाख, फिक्स कॉस्ट 16 लाख, लॉस 8 लाख, टोटल कॉस्ट कैसे 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 12 लाख जमा 16 लाख। समझ आ रहा है? ग्रेजुअली यूनिट्स बढ़ने के साथ 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 लॉस कम होके प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अगले तीन कॉलम खुद से करें। देखिए टेबल नहीं बना होगा तो अहमद यूसुफ टेबल बना लेंगे ना यार। अगर टेबल नहीं बना होगा तो टेबल बना लेंगे। टेबल अभी बनाया तो है ना यार। कुछ ना कुछ ऑर्डर्स के अगेंस्ट हमें कोई ना कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट अवेलेबल होगी तो हम ग्राफ बनाएंगे ऑर्डर साइजेस के अगेंस्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल टेबल नहीं बना होगा टेबल बना लेंगे। सॉर्ट ऑफ वर्किंग तो ये होगी ना यार, डिफरेंट लेवल पे आपको वर्किंग चाहिए होगी। ओके जी प्लीज रजिस्टर खोलें। अब यहां से ग्राफ बना के ब्रेक इवन ग्राफ। वंस अगेन मुझे स्टार्ट ले लेने दें, देन फिर आप अब आइडिया हो चुका है आपको। आपने इस वक्त जो मेरे साथ ग्राफ बनाना है उसके लिए आप पहले 5 कॉलम देखेंगे पेज नंबर 11 पे। आप आखिरी कॉलम के 1 सेकंड रहने दें, प्रॉफिट लॉस इसका एक अलग ग्राफ भी बनेगा। पहले 5 का मतलब यूनिट से लेकर टोटल कॉस्ट है। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ही होंगे और वाई एक्सिस पे रुपीज होंगे। एक्स एक्सिस पे मेरे यूनिट्स का स्केल बनवाएं जरा, डाटा देख बताएं मैं कितनी कितनी जगह छोड़ दूं। 2.5 लाख की जगह छोड़ी जा सकती है और 2.5 लाख को भी जरा 1000 में लिख लेते। 250, 500, 350, 750, 1000। मिस्टर आसिफ फ्रेंड ऐसे नहीं करें। 1250 ठीक है जी। 250 का स्पेस रखी मैंने। वाई एक्सिस पे रुपीस के एंगल से चारों कॉलम देखें, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टोटल कॉस्ट तक बताएं मिनिमम रुपीस कितने। 6 लाख है। आखिरी कॉलम नहीं, आखिरी कॉलम नहीं। प्रॉफिट नहीं, बहुत ज्यादा बनाएंगे। प्रॉफिट नहीं कह रहा, पहले 4 कह रहा हूँ यूनिट्स के बाद। 6 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम बता दें। नहीं यार 50 लाख है, 50 लाख तक जा रहा है सेल, 50 लाख जा रहा है मिनिमम। 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट में और मैक्सिमम सेल्स में 50 लाख। अब स्केल डिफाइन करना है, बताएं क्या करूं। 5 5 5 5 100, लेकिन 5 5 100 का मतलब 10 हो जाएंगे। बना लें? नहीं ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ करना ही पड़ना। 1000 का बना लें, 1000 में 10 लाख का, वो 5 हो जाएंगे। बता दें कितना बनाना। 1000 बना, लेकिन अभी बीच में 600 ढूंढना तो मुश्किल हो जाना। 500 का मतलब 10 होंगे। देख लें, जिसका जो दिल करना करे, लेकिन लॉजिकली कुछ लोगों का दिल ये भी करना रहने देता हूँ, तो ये ऑप्शन नहीं है। 500 में से ठीक रहेगा, मतलब दरमियान में जरा 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500,
जी स्केल बना लेंगे तो आपने पहले सेल लाइन लगानी है, पहला दूसरा कॉलम देख के। कौन सी लाइन लगानी बोल दें? सेल लाइन। किस किस कॉलम को देख के? यूनिट्स और सेल्स। ढाई सौ यूनिट्स 1000, 500 यूनिट्स 2000, 750 यूनिट्स 3000। प्लीज क्लियर है? ये 3 डॉट्स देख लें मेरे साथ। 1000, 2000, 3000। ओके। बाकी इन्होंने अब 1000 रखा हुआ किसने? ठीक है करें, लेकिन डॉट्स मेरे साथ मैच होंगे। 1000 यूनिट्स 4 लाख, सॉरी 40 लाख, एंड 1250 5 लाख, 50 लाख। ओरिजिन से लाइन स्टार्ट हो रही है और फिर कंटिन्यू जा रही है, अपवर्ड ट्रेंड है। ओके सर, अपवर्ड ट्रेंड है। लगी लाइन? देन आपने लाइन लगानी है वेरिएबल कॉस्ट लाइन, पहला और तीसरा कॉलम देख के। वेरिएबल कॉस्ट लाइन 250 यूनिट्स 600 ढूंढना है, 500 1200 ढूंढना है, 1800 ढूंढना है, 1000 पे 2400 ढूंढना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? 1250 3000 ढूंढना है। वेरिएबल कॉस्ट लाइन। टाइम है। देन अपने फिक्स कॉस्ट की लाइन लगानी है, पहला चौथा, सॉरी। वेरिएबल कॉस्ट तक आ गए? वेरिएबल कॉस्ट तक आ गए? अगर कोई नहीं है तो काइंडली बता दें। फिक्स कॉस्ट का पहला डॉट मुझे लगवा दें, बाकी भी ठीक है जी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होगी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी होगी। इकट्ठे हैं? फिक्स कॉस्ट जब 0 यूनिट्स हैं तो कितनी है? 0 ही है, तो पहला डॉट कहाँ लगेगा? हाँ जी, वाई एक्सिस पे ही 1600 ढूंढना है। समझ आ गया? 0 पे भी 1600 है, 1600 1500 थोड़ा सा ऊपर, बाकी फिर 1600 पैरेलल चलता रहेगा। 250 पे भी 1600 है, 16000, 500 पे, 750 पे, देन आपने टोटल कॉस्ट लाइन लगानी। इतनी लाइन पहली लाइन लगवानी है, पहला डॉट लगवाना, सॉरी। 0 पे कितना? 1600 से ये शुरू होनी है देखिए। 0 पे टोटल कॉस्ट 1600 है, 250 पे बताएं 2200, चला देंगे।
2800 2800 3400 somewhere 4000 पे 4000 और 1250 पे 4600 आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन अगर खुदा ना खास्ता पेपर में ग्राफ ना बन सका और उसकी वजह से खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो आपकी मेहरबानी से बनाए, इंशाल्लाह बाकी हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। हमारा दुआ हमेशा ये करनी चाहिए कि या अल्लाह नंबर ना आए, पेपर चाहे फिजिक्स का आ जाए, केमिस्ट्री का आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वापसी पे नंबर ना आए बस। मेरा ख्याल इसके अलावा सेफ दवा कोई भी नहीं है। या अल्लाह पेपर आसान आ जाए, कोई वहां कोई गेम नहीं है, वहां आसान आ जाए मुश्किल आ जाए हमें क्या पता, तो वो अलग एक जगह है, वहां जो मर्जी हो नंबर ना आए वापस। क्या ख्याल है जी सर? जी लाइनें इंटरसेक्ट कर गई हैं, कौन सी? सेल लाइन टोटल कॉस्ट लाइन से किस जगह इंटरसेक्ट कर गई है? 1000 के लेवल पे। हाईलाइट करें कौन सी लाइन किससे किस लेवल पे इंटरसेक्ट कर गई है। तो इस ग्राफ में अगर सेल लाइन टोटल कॉस्ट लाइन से इंटरसेक्ट कर दे जिस पॉइंट पे जाके, तो दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो 1000 ये इसका लेवल इज ब्रेक इवन पॉइंट इन दिस ग्राफ। आई होप कि सीधी सी बात है यार, कौन सी लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर जाए। पेज नंबर 12 पे एक बनाया, ये ग्राफ बना हुआ, इसके ऊपर एक हेडिंग लिखें, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल ब्रेक इवन ग्राफ। ये जो बना हुआ आपने बनाया जो, इसके ऊपर एक हेडिंग लिखें, ट्रेडिशनल ब्रेक इवन ग्राफ। रवायती, क्योंकि गैर रवायती नीचे आ रहा है, रवायती से ज्यादा अच्छा है पुराने जमाने में, एक नए जमाने का ग्राफ भी जाता है। तो ये कौन सा ग्राफ है सर? ट्रेडिशनल ब्रेक इवन ग्राफ से ब्रेक इवन कहां पता चलता है? अब ये ग्राफ बनाते हुए आपने जो किया है वो नीचे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ इमीडिएटली आफ्टर दिस ग्राफ ऑन पेज नंबर 12। 4 लाइन ढूंढे, मिल गई। पहली लाइन पढ़े, टोटल कॉस्ट लाइन कहां से शुरू हुई है? 1600 से फिक्स कॉस्ट से। वेरिएबल कॉस्ट और सेल लाइंस कहां से शुरू हुई हैं? ओरिजिन 0 से। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन अपना ग्राफ सामने रखें। बोर्ड पे देखें, ये जो हिस्से में है ना, इसकी बात कर रहा है, एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा, ये जो हिस्सा है ये टोटल कॉस्ट लाइन और वेरिएबल कॉस्ट लाइन में, ये जो मैंने चंद एक लाइनें लगाने की कोशिश की है, तो ये जो हिस्सा है ये फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल कॉस्ट लाइन ऊपर है, वेरिएबल कॉस्ट लाइन नीचे है, दोनों बढ़ रही हैं, लेकिन इनका गैप सेम है। तो इनके अंदर गैप किस चीज का है? फिक्स कॉस्ट का। दोबारा पढ़े सर, डिफरेंस बिटवीन variable cost line and the total cost line will remain constant and represents what? And fixed cost. और finally last line underline करना, the break even point will be that point where sale line intersects with the total cost line। पिछले पेज पे वापस चले जाएं, एक नए जमाने का ग्राफ बनाना सीखें। पहला और आखिरी कॉलम, पेज नंबर 11, पहला और आखिरी कॉलम मींस अब आपने मेरे यूनिट्स और प्रॉफिट का एक ग्राफ बनवाना है। लेकिन एक मिनट जरा स्टार्ट करवा दें, यूनिट्स और तो यूनिट्स का स्केल बनवाएं, 250 चलेगा?
250 आगे बोले, 500 आगे बोले, आगे आगे बोले, आगे बोले 1250। अब आपने लास्ट कॉलम देखना है प्रॉफिट वाला, वहां से रुपीस का स्केल बनवाएं। अभी तो नेगेटिव फिगर्स है, बोर्ड पे देखें, ओरिजिन 0, 0 से ऊपर पॉजिटिव है, 0 से नीचे, तब ये नेगेटिव से शुरू होना है। नेगेटिव कहां तक जाना है? 1600। पॉजिटिव कहां तक आना है? 400। नेगेटिव 1600 तक जाना है। कितनी कितनी जगह रख लें, लेकिन पहले आएगा 400 नेगेटिव, आगे 800 नेगेटिव, आगे 1200 नेगेटिव, आगे 1600 नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ आए, 0 से 400। बात समझ आ रहेगी? एक डॉट लगवा दें, बाकी बनाइएगा। 0 लेवल यूनिट्स पे 1600 क्या, ये नीचे एक सर्कल लगेगा। 250 यूनिट्स पे लॉस 1200, ये लगेगा। समझ आ गया? बनाए। यही सर, ये लाइन फिर इंटरसेक्ट कर गई है सर, किस जगह पे जाके? So what is this? Break even. इसके ग्राफ का एक नाम रख लें, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट या ग्राफ। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। वॉल्यूम क्या होता है? तो प्रॉफिट और यूनिट्स का ग्राफ है। तो इससे कहां से ग्राफ में कहां से पता चल जाएगा कि ब्रेक इवन आ गया? जिन्होंने ग्राफ बना लिया पेज नंबर 13 पे जाएं और 3 पॉइंट्स लिखे।
पेज नंबर 13, 3 पॉइंट्स। ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? हर यूनिट के साथ साथ प्रॉफिट, मेरा तो नहीं ख्याल, हर यूनिट के साथ साथ लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ने से लॉस कम हो रहा है। आखिरकार लॉस कहाँ खत्म हो गया है? 1 मिलियन के लेवल पे, उसके बाद फिर प्रॉफिट बढ़ना ही शुरू हो गया। और लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लें, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस where profit line intersects with it represents what? break even point। तो अगर आप ट्रेडिशनल ग्राफ बनाएंगे तो 2 लाइनें लगेंगी। मैंने वैसे लाइनें जरा ज्यादा लगवा दी जरा आइडिया होने के लिए आपको, लेकिन आपने ग्राफ देखें तो ट्रेडिशनल बनाया वो फाइनली किन लाइंस के इंटरसेक्शन से, टेल और टोटल कॉस्ट लाइन। लेकिन अगर पीवी चार्ट है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है, तो कौन सी लाइन किस से इंटरसेक्ट करती है? फिर एक ही लाइन है, प्रॉफिट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करती है। डर है सर? देन सर आप सबसे पहले तो थोड़ा सा मटेरियल को कल टाइम दे दीजिएगा, क्या ख्याल है? बाकी चीजें बड़ी बड़ी अपनी जगह, लेकिन मटेरियल को टाइम दें। पेज नंबर लिखें 260, पेज नंबर 260 से लेके 266 तक रास्ते में जो छोटी छोटी एग्जांपल्स आएंगी जरूर रिवाइज करें। और देन पेज नंबर 275 से लेके, किसकी अच्छी रीडिंग होनी चाहिए बस, पेज नंबर 270 से 5 से लेके 282 तक आ जाए। तो पहले आज पेज नंबर 282 तक, 275 से 282 तक, तो पहले तो ये चीजें हैं इनको रिवाइज करना, फिर बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे वो फिर नेक्स्ट वीक में करते रहेंगे साथ साथ। बाकी अपना मेरा ख्याल में कल का दिन जो है वो छोटे टॉपिक्स होते हैं, अब बड़े टॉपिक्स एक बार दोबारा फिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक तक कोशिश करेंगे खत्म हो जाए सारा, उसके बाद बस फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस की कुछ वैसा रिवीजन करनी है आपने, तो उसमें वो दोबारा आ जाएंगे। तो इन दिनों में छोटे टॉपिक्स करना है, लाइक टारगेट कॉस्टिंग है, और कुछ में आता है, एबीसी कॉस्टिंग है, लर्निंग कर्व है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों में से रैंडमली कोई 1-2 सवाल, ताकि ये भी रिफ्रेश हो। ठीक है इंशाल्लाह फिर बढ़ेगा। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इन्वॉल्वमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया कॉलेजेस में, तो ये आगे कौन से बेहतर है? कौन सा? तीनों चारों? चार दो करके रख लो, तो सारे रख लो। नहीं सारे दो ठीक है, पर अगर या तो चारों रखो या तो दो। 3 रख ले सर, आगे नहीं सेफ साइड बेहतर। जी इन्हें रिवाइज करना है सर, कोई तरह नहीं एक इनको रिवाइज करना है, जो एग्जांपल्स वगैरह आएंगे इनको रिवाइज करना। अल्लाह